हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? तो बिहार स्पेशल पोर्शन को। बिहार स्पेशल पोर्शन में हम लोगों ने भूगोल को जो है अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो है पूरा का पूरा जो है समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नई वीडियो को देखे हैं तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, आपका 3 गो लेक्चर के द्वारा जो है वह पूरा भूगोल जो है खत्म हो चुका है, वहां से आप कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन बिहार के इतिहास को। मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अगर हम बारे में बात करें तो आपका आज एक ही वीडियो में जो है पूरा के पूरा जो है मध्यकालीन बिहार के इतिहास को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। यह जो वीडियो कराया जा रहा है आपका बिहार के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उन सभी में काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से पढ़िए और नोट कीजिए। मध्यकालीन बिहार के इतिहास की अगर हम बात करें, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका मध्यकालीन बिहार के इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग तुर्क शासन में, बिहार में तुर्कों का शासन। उसके बाद हम स्थानीय वंश यानी कर्नाट वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सल्तनत काल में चलेंगे। उसके बाद बिहार की स्थिति क्या है मुगल काल में, और अफगान शासन में बिहार की क्या स्थिति था, और सिख धर्म को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी को धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे वीडियो को चलते हैं, और पहला टॉपिक हमारा होगा क्या? तो तुर्क शासन बिहार में क्या था, तुर्कों को शासन के पढ़ते हैं। तो तुर्क शासन बिहार की अगर बात करें तो इसमें पहला लाइन आपका दिया हुआ है क्या? तो बिहार में तुर्क साता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी जो है किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। उत्तर बिहार में किसका शासन था? तो कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? तो अदौंतपुरी बिहार शरीफ जो है में है कि विजय थी 1198 ईस्वी में। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा कौन सा विजय प्राप्त किया गया था? तो उदंतपुरी बिहार को, ठीक है, 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट लाइन की, बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया था, और इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। किसने? तो बख्तियार खिलजी ने। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी की बात करें तो 1203 से 4 ईस्वी में नदिया, जो कि आपका बंगाल में था, पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, लखनौती को। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अलीम मर्दान ने कर दी, और उसके 100 को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। बख्तियार खिलजी के 100 को कहां दफनाया गया? तो इमादपुर में दफनाया गया, जो कि बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट चलते हैं, स्थानीय वंश जो था आपका कर्नाट वंश। कर्नाट वंश की अगर हम बात करें तो मिथिला के जो कर्नाट वंश जो है, पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। पूछ देगा आपका कर्नाट वंश का उदय कहां हुआ? तो तिरहुत मिथिला क्षेत्र से उदय हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे दिया हुआ है क्या? कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे नान्य देव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष जो है चलता रहता था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्म स्वामी में की गई है। समांतर दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव थे। हरि सिंह देव जो है समाज सुधारक भी थे। क्या है? समाज सुधारक। तो पूछ देगा गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव थे। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। किस वंश का? तो कर्नाट वंश का। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। किसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो हरि सिंह के समय। चलिए यहां से फिर हम लोग का स्टार्ट होता है सल्तनत काल में बिहार की स्थिति। वही सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा।
इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया और उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ 1324 से 25 में। गैसुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। गैसुद्दीन तुगलक ने किस पर विजय की? तो कर्नाट क्षेत्र पर। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान जो है 1359 ईस्वी में समय में बिहार आया। कब आया फिरोज शाह तुगलक? अपने बंगाल अभियान के समय बिहार कब आया था? तो 1359 ईस्वी में। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए और राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने की प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो था मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बाया कहलाते थे और इसका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य मिनहाज की रचना तबकात नासरी में बिहार नाम का उल्लेख है। ठीक है, तबकात नासरी जो है किसकी रचना है? तो मिनहाज की रचना है, जिसमें बिहार का जो है चर्चा किया गया है, नाम का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट लाइन को चलते हैं। बिहार में अफगान शासन के बारे में पढ़ लेते हैं। अफगान शासन, सबसा अफगानी शासन सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान रूहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया। दरिया खान रूहानी को किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद दरिया खान रूहानी का पुत्र बहार खान रूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। किसने? बाबर ने। 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखिएगा। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का क्या हुआ? उदय हुआ। चलिए अब शेर शाह के बारे में देख लेते हैं। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। उनके पिता हसन खां था। किसने था? हसन खां था, जो सासाराम के जगीरदार थे। शेर शाह से अक्सर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था और बहार खान रूहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया। ठीक है, शेर खां की उपाधि किसने दिया? तब बहार खान रूहानी ने। ठीक है, शेर खां ने रूहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। 1539 में चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, किस युद्ध में? पूछ देगा कब सा शेर शाह की उपाधि किस युद्ध में धारण की पराजित कर हुमायूं को? तो 1539 ईस्वी में। वहीं 1540 ईस्वी में कनौज, जिसे बिलग्राम युद्ध भी कहा जाता है, हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना किस युद्ध के बाद जो हुआ? तब कनौज युद्ध या बिलग्राम युद्ध के बाद 1540 के बाद हुआ। लेकिन शेर शाह की उपाधि चौसा के युद्ध के बाद जो है उन्होंने अपनाया था। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में किया गया है, यानी मिलता है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 में मरवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई? तो शेर शाह की। 1545 में कलिंजर के अभियान के समय शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्यकला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया और कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। चलिए आगे चलते हैं। शेर शाह की और बात करें तो शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया
और शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था जब्ती प्रणाली को। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था और उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा और बाद में सूरवंश जो है 3 भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मछीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश को अंत कर दिया। किसने? हुमायूं ने। अब चलते हम लोग मुगल वंश की ओर। मुगल काल में बिहार की चर्चा कर लेते हैं। शेर शाह के मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 ईस्वी में मुगल राज की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज का गठन हुआ। ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया। दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, और दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो दाऊद खां। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया था। बिहार का मुगल द्वारा सूबा और प्रांत की दर्जा कब दिया गया? 1580 ईस्वी में। अकबर द्वारा मुनीम खां को अकबर बिहार का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, अकबर द्वारा बिहार में गवर्नर किसे बनाया गया था? गवर्नर के पद पर तो मुनीम खां को बनाया गया था। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 से 1594 ईस्वी तक बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया और जहांगीर के समय छोटानागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ और इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया और इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। औरंगजेब यहां से आ गया। औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीज को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। किसे? राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया और वह मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। मतलब पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हो। कौन थे? तो फर्रुखसियर। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? था 1707 ईस्वी के बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का क्या होगा? भाग बन गया। ठीक है, बिहार जो है बंगाल का भाग बन गया। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा का सूबेदार रहा और उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया और उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष क्या हुआ? नियंत्रण रहा। चलिए अब देखते हैं हम लोग सिख धर्म। बिहार में सिख धर्म की चर्चा कर लेते हैं। तो सिख धर्म और बिहार। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम, गया होते हुए पटना आए थे और यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो मां बनने वाली थी और यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ? पटना में हुआ था। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने
तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। तो खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ? तो 1699 ईस्वी में 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। किसने? महाराजा रणजीत सिंह। और इसी के साथ हम लोग का जो है आपका बिहार के जो मध्यकालीन जो आपका पार्ट था वो खत्म हो गया है। आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ठीक है, अलग वीडियो में हिस्ट्री का ही और वीडियो आपका प्राचीन का भी आएगा और उसके बाद मॉडर्न का भी आएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और ऐसा ही सपोर्ट बनाइए और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।